अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 का दूसरे चरण का मतदान था, फेज 2, जिसमें 56 विधानसभा की सीटों में से अकेले एआईएमआईएम ने 19 विधानसभा की सीटों पर एमआईएम के प्रत्याशी मौजूद थे। और इन तमाम सीटों में से सबसे ज्यादा वोट एमआईएम को सहारनपुर, कंठ, मुरादाबाद, देवबंद, संभल, हसनपुर और बरेली जैसे सीटों पर भारी तादाद में लोगों ने वोट दिया है। तो उम्मीद है कि 19 विधानसभा की सीटों में से कम 5-6 विधानसभा की सीटों पर तो एमआईएम कामयाब हो ही जाएगी। हालांकि रुझान बहुत ज्यादा भी आ रहा है। उस बीच जो हाल ही का ओपिनियन पोल सर्वे आया है उसके हिसाब से गोदी मीडिया अब भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सरकार बनती दिखाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब भी 205 से लेकर 221 विधानसभा की सीटों पर अपने जीत सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी 144 से 158 सीट जीत सकती है और बहुजन समाज पार्टी 21 से 31 सीट, कांग्रेस 2 से 7 सीट और अन्य पार्टी 2 सीट यानी एमआईएम 2 सीट जीत सकती है। सवाल यह पैदा होता है कि जिस उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है और 202 विधानसभा की सीटों पर सरकार बननी है, क्या अब भी इस स्थिति में बीजेपी है कि वो सरकार बना ले? आपका जवाब होगा नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुत कम रूढ़िवादी ऐसे हिंदुत्व संगठन के लोग जो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजोरिटी में लोग सपा, बसपा, कांग्रेस और ज्यादातर अल्पसंख्यक समाज के लोग एआईएमआईएम की तरफ घसक रहे हैं। इस गोदी मीडिया द्वारा ओपिनियन पोल का कोई भी वैल्यू नहीं बचता है। हालांकि मेरा भी मानना है कि एमआईएम 100 विधानसभा की सीटों में से अगर 15 विधानसभा की सीट भी जीत जाए तो एमआईएम किंग मेकर बन सकती है। जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे कि बीजेपी या एसपी या उसके पूरे गठबंधन की पार्टी बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगी। बीजेपी अब भी 190 से 195 सीट ही जीत सकती है। समाजवादी पार्टी 165 सीट के आसपास ही जीत सकती है। बहुजन समाज पार्टी 22 जीत जाए तो गनीमत है, वरना इनकी सीटें और घटेगी। कांग्रेस 3 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी और एआईएमआईएम 15 सीट जीतकर किंगमेकर का रोल अदा करेगी। आप समझो कि अगर आपने एमआईएम को 15 सीट दे दिया और यह आंकड़ा सच हो गया तो अखिलेश यादव जो 165 सीट के साथ रहेगा, इनको सरकार बनाने के लिए एमआईएम का समर्थन लेना ही पड़ेगा। तो बीजेपी को हराना ही सिर्फ मुसलमानों का मकसद नहीं है, बल्कि मुसलमानों का मकसद उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा इलेक्शन में 2022 के इलेक्शन में हिस्सेदारी भी बनना है, भागीदारी भी लेना है और उसके लिए एमआईएम आई है उत्तर प्रदेश में। तो अब मुसलमानों को फैसला करना है कि उनका वोट कहां जाना चाहिए, कितना बंटना चाहिए, फैसला आप कीजिए। कर्नाटका में जो हिजाब का मुद्दा चल रहा था, मुस्कान जैसी बहादुर लड़की ने उसका मुद्दा उठाया, एक लड़ाई लड़ी, 40 संघी कुत्तों के सामने अल्लाह अकबर का नारा उसने लगाया। कर्नाटका के हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कोई भी, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक हिजाब पहनकर वो अब स्कूल में नहीं जा सकेंगे, कॉलेज में नहीं जा सकेंगे और जहां जहां जो इंस्टीट्यूट है वहां नहीं जा सकेंगे। जिसके बिना पर आज देखा गया कि हिजाब पहनी हुई लड़कियों को उनके एग्जाम देने से भी रोक दिया गया। आपको पता है कि उनको एग्जाम नहीं देने दिया गया, जिसकी वजह से उनका 1 साल खराब हो जाएगा, पर इसकी किसी को परवाह नहीं है। सवाल तो यह पैदा होता है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, क्या वो संवैधानिक है? वो संवैधानिक नहीं है। हमारे देश का संविधान आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी धर्म का इंसान अपने धर्म को पूरा करते हुए भारत में उसे कोई नहीं रोक सकता है। भारत की सरकार धर्म के आधार पर कोई भी कानून नहीं बना सकती है। और जो लोग आज भी कह रहे हैं कि कुरान में कहां लिखा हिजाब के बारे में, कुरान में कहां लिखा है पर्दा के बारे में, तो सूरह नूर में वाज़ेह तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले फरमाया कि मर्दों को हुक्म दिया जाता है कि वो अपनी नजरों को नीचे झुकाए, और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया सूरह नूर में कि औरतों को यह हुक्म दिया जाता है कि वो अपनी बदन पर चादर को डाल लिया करे। और सूरह अहज़ाब जो कि पर्दा का एक पूरा चैप्टर ही, पूरा चैप्टर कुरान में है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिटेल में फरमाया कि औरतों को चाहिए कि जब भी वो घर से बाहर निकलना चाहे तो अपने ऊपर पर्दा डाल लिया करे। और रीजन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यह भी बताया कि ताकि बाहर के लोग ये समझ जाए कि एक नेक और एक तकवा पसंद औरत जा रही है जो अल्लाह से डरने वाली है, दुनिया से नहीं, ताकि उनको छेड़ा ना जाए। तो जिस औरत को नहीं छेड़वाना है वो हिजाब पहने की अल्लाह का ऑर्डर है। और हमारे देश में जिस औरत को हिजाब नहीं पहना तो देश का संविधान इजाजत देता है, छेड़ने की किसी को इजाजत नहीं है। जो चाहे हिजाब पहने, जो चाहे ना पहने। कॉमन कोड की बात चल रही है, कॉमन कोड, कि एक तरीके का यूनिफॉर्म सब पर नाफिज कर दिया जाए, एक तरीका का यूनिफॉर्म, एक कलर का यूनिफॉर्म
मर्द औरत बच्चे छोटे सब पहने जिनको स्कूल कॉलेज जाना है। तो क्या ये सरकार इन द फ्यूचर में हिजाब को खत्म करके कोई ऐसा यूनिफॉर्म ले आएंगी लड़कों के लिए या चाहे लड़की के लिए कि उनको बिना हिजाब का स्कूल जाना पड़ेगा? ये सरासर संविधान के खिलाफ है। लोग संविधान को नहीं समझ रहे। हमारा संविधान कहता है कि आप अपने धर्म को पूरी आजादी के साथ उस पर प्रैक्टिस कीजिए, अमल कीजिए, कोई आपको नहीं रोक सकता है। और आर्टिकल 14 चीख चीख कर कहती है कि धर्म के आधार पर कोई भी कानून नहीं बन सकती है। तो अगर इन द फ्यूचर बीजेपी सरकार या फिर कांग्रेस सरकार या कोई भी सरकार को ड्रेस कोड बनाना है, कॉमन कोड बनाना है, तो उनको धर्म को देखते हुए ही उनको ड्रेस बनाना पड़ेगा। अगर एक स्कूल में 100 मुस्लिम बच्ची पढ़ती हैं, 100 हिंदू बच्ची पढ़ती है, 100 सिख बच्चे पढ़ते हैं या और अन्य धर्म के लोग पढ़ते हैं, तो हर किसी का ड्रेस उनके धर्म के हिसाब से ही होगा। अगर आप ब्लू टी शर्ट को या ब्लू कलर के ड्रेस को अगर आप कहते हैं कि एक कॉलेज में सिर्फ ब्लू कलर के ही लोग कपड़े पहनेंगे, तो जो हिजाब होगा उनका ब्लू कलर का हो जाएगा, जो पगड़ी होगी वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और जो हिंदू बच्चे होंगे वो ब्लू कलर का ड्रेस पहन लेंगे। तो इस तरीके से धर्म का भी पालन होगा और संविधान के हित में, संविधान के दायरे के रहकर यह कानून बनेगा। पर बीजेपी ऐसा नहीं, बीजेपी भगवा रंग को थोपना चाहती है। यानी शायद फ्यूचर में बच्चे आपको इस तरीके से स्कूल जाते हुए दिख सकते हैं। और इनका मानना है कि अगर मुस्लिम औरतें हिजाब पहनकर जाएंगी तो फिर हम भी ऐसा थोबड़ा लेकर स्कूल चले जाएंगे। देखिए, इससे मुसलमान को दिक्कत नहीं है। अगर हिंदू बच्चे ऐसे शक्ल लेकर जाना चाहते हैं, यह उनके माँ बाप का मसला है, यह हमारा मसला नहीं है। उनकी अपनी आज़ादी है। संविधान मुसलमानों के लिए नहीं है, संविधान हिंदुओं के लिए भी है। तो अगर वो चाहते हैं कि ऐसा लिबास पहनकर, भगवा रंग पहनकर वो स्कूल जाना चाहते हैं, तो स्वागत है, वो जाए। कोई भी हिजाब वाली लड़की या कोई भी दाढ़ी वाला मुसलमान, टोपी वाला मुसलमान किसी भी हिंदू को इस हालत में देखकर घिन नहीं खाता है और ना ही उसे रोकना चाहता है। वो जानता है कि उसका अपना धर्म है, जो करना है करे। पर एक मुस्लिम लड़की जब हिजाब पहनकर निकलती है तो यही संगी भोगने लगते हैं। तो ये फर्क हमें और आपको समझना ही पड़ेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और यह उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, हाई कोर्ट के इस फैसले को पूरी तरीके से इनकार कर देगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही होगा कि धर्म के आधार पर कोई कानून ना बनाई जाए। और हिजाब सदियों से औरतें पहनती है, घूंघट सदियों से औरतें लगाती है, आगे भी लगाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में हमें अभी नजर डालना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। इंशाल्लाह जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो मैं इंशाल्लाह आप तक बात पहुंचा दूंगा। जब 10 माह, अभी 2 फेज के चुनाव हुए हैं यूपी में, 8 फेज के चुनाव अभी बाकी हैं और 8 फेज के बाद 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट सामने आएगा कि यूपी का अगला सीएम कौन बनेगा। दर्री बिछाने, जुम्मन बिछाने वालों का बाप अखिलेश यादव, या संघियों का पिताजी योगी आदित्यनाथ, या फिर हक और हिस्सेदारी की बात करने वाले ओवैसी साहब के पार्टी के इमाम की तरफ से कोई मुस्लिम या फिर कोई दलित उम्मीदवार, यह वक्त आने पर ही पता चलेगा। तब तक अपना वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में बांटकर बीजेपी को फायदा ना पहुंचाए। जहां जहां पतंग का निशान हो वहां वहां एआईएमआईएम को वोट दे। एक भीड़, जब ओवैसी साहब यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में गए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक भीड़ और जनसैलाब उभरा था जिसको देखकर योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव या मायावती की नींद उड़ गई हुई। क्योंकि मैंने आज तक आज़ाद भारत में आज तक किसी नेता के लिए इतनी भीड़ आज तक किसी ने नहीं देखी होगी जो भीड़ आपके सामने दिख रही है। ये ओवैसी साहब के आने का सिर्फ इनको इन्फॉर्म पता चला कि भाई ओवैसी साहब आए, और ये भीड़ कूद कूद कर पांचिल क्रॉस करके ओवैसी साहब को देखने के लिए भीड़ उपज चुकी है। मैं इसीलिए कह रहा था कि मुस्कान को भले से ही 5 लाख रुपए मिल गए हो या बहुत सारे लोग उनको तोहफा देते हो, पर मुस्कान को शेरनी का भी खिताब दिया गया। पर मुस्कान को सबसे बड़ा इनाम तब मिला जब ओवैसी साहब ने अपना कीमती वक्त निकालकर मुस्कान से बात की। क्योंकि ये जो लाखों की तादाद में लोग जो उमड़ रहे हैं ओवैसी साहब को देखने के लिए, सिर्फ एक झलक पाने के लिए इनकी ये मेहनत है। और मुस्कान से तो ओवैसी साहब ने 5-6 मिनट, पता नहीं कितनी देर, तो अपना कीमती वक्त देकर बात किया है। तो मुस्कान को इसी पर खुश हो जाना चाहिए। तो आने वाले विधानसभा इलेक्शन 2022 में अपना वोट एआईएमआईएम को दे, पतंग के निशान पर दबाकर वोट कीजिए। क्योंकि ईवीएम के बहुत सारे पिक्चर वायरल हो रहे हैं जहां पर एक शख्स समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करे, कुछ ऐसे इशारा करे। मुझे नहीं पता इस इशारे का क्या मतलब है, तो जिसको पता है वो कमेंट में बताए कि इस इशारे का मतलब क्या है। और फिर इस शख्स ने हिस्सेदारी की इस लड़ाई में एआईएमआईएम को वोट देकर अपनी हिस्सेदारी ले ली है। जब एआईएमआईएम की सरकार बनेगी या एआईएमआईएम के विधायक लड़ेंगे तो उसमें एक हिस्सा इस शख्स का भी होगा जिसने ईवीएम पर पतंग के निशान पर वोट डाला है। और आप सबसे गुजारिश है कि ईवीएम के निशान, ईवीएम पर
अगर पतंग का निशान हो तो फिर आपका वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग को ही जाना चाहिए। आप सब मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना ना इत्तेफाकी रखते हैं, आपको पूरी आजादी है। आप कमेंट पर अपना भड़ास निकाल सकते हैं। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि हिजाब के मसले पर कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला और दूसरे फेज का वोटिंग और आने वाले 8 फेजिंग के वोटिंग पर आपका क्या राय है। आप और आपके परिवार का वोट किस पार्टी को जाएगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, जरूर मुझे मैसेज में बताइए, कमेंट में बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में रखें। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी